अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद वक़्त में कुछ आमदद। पावर टॉक्स टू पावर, मुस्लिम लीग नून आखिरकार मरियम नवाज साहिबा के बयानिए के ऊपर वापस लौट आई और इस बयानिए के ऊपर वापस आने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून ने अब इस बात की अहमियत को महसूस कर लिया है कि जनाब बराबर की टक्कर जब तक नहीं होगी तब तक मामलात हल नहीं होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि अब तो बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि हर मरतबा हमसे कुर्बानी ना मांगी जाए, सिर्फ हमें ही दीवार के साथ मत लगाया जाए, सिर्फ हमें ही फैसले कबूल करने पर मजबूर ना किया जाए। अगर तो ये असूल बनाना है तो फिर सबके लिए असूल बनेगा, तो हम भी उस असूल पर अमल दरामद करेंगे, वरना आपका रास्ता ये और हमारा रास्ता ये। और इस मरतबा अगर दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो फिर भूल जाएं कि इलेक्शंस होंगे, फिर इलेक्शंस नहीं होंगे, फिर कुछ और ही होगा। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ही इस बात का भी फैसला कर लिया गया कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमजा शहबाज साहब के इंतखाब के खिलाफ अपील की समाअत के आगाज़ पर ही मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने एक दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिसमें इस अहम मुकदमे और इससे मुंसलिक दीगर अपीलों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फुल कोर्ट बनाने में किसी भी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया तो फिर मुस्लिम लीग नून इस मुकदमे से खुद को अलग कर लेगी, यानी इस मुकदमे की समाअत से का बाइकआउट कर देगी और फिर जो कुछ भी होगा वो फिर अब तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है। लिहाजा आने वाले दिन ये जो सियासी कशमकश, अदालती कशमकश, इदारा जाती कशमकश, इसका हम अरूज देखेंगे और इमरान खान साहब को वाक़ईतन टक्कर का जवाब मिलने की अब उम्मीद जाहिर हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो मुस्लिम लीग नून बाकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी सख्त तरीन रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल भी मीडिया के साथ गुफ्तगू की, आज भी मीडिया के साथ गुफ्तगू की। कल जो उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की उसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि पीडीएम की हुकूमत को कहा जा रहा है कि हमारी हदायत पर अमल करो वरना बहरान पैदा कर देंगे। और अब मुस्लिम लीग नून के लिए इक़्तिदार के पहले 3 महीने जिस तरीके से रफ सेलिंग थी, जिस तरीके से बहरानों का उनको सामना करना पड़ा, जिस तरीके से माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम उनके लिए कदम कदम पर क्रिएट किया गया, इससे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात गलत नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ हकीकत है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात में हकीकत है तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जनाब वो न्यूट्रल वाली बात में अब कहाँ तक सदाकत है, और अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी मौजूद है तो कहाँ पर है और किस जगह पर न्यूट्रलिटी मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि इमरान खान साहब और उनके जो वज़रा है, यानी उनका जो गैंग है, उसकी करप्शन को छुपाने के लिए फराह गोगी साहिबा को ट्रांजिशन ऑफ पावर से पहले ही मुल्क से भिजवाने के पीछे कौन था, किसने ये सारे, शहजाद अकबर साहब और इस तरह के दीगर लोग, तो इनको जो रिलीफ पहुंचाया जा रहा है वो रिलीफ क्यों पहुंचाया जा रहा है, क्यों मौजूदा हुकूमत को इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ सख्त तरीन इक़दाम उठाने की इजाज़त नहीं मिल रही। और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वजह है कि फैसला समाअत 8.5 साल तक समाअत चलती रही, समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया और फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज किए जाने के बावजूद भी 1 महीना होने वाला है, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अभी तक सामने नहीं आ सका। हालांकि इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक उनको जो महफूज फैसला है उसको 30 दिन के अंदर अंदर जारी करना है। इस सूरत हाल में ये सवाल पैदा होना बिल्कुल जायज़ अमल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कौन रोक रहा है कि जनाब आपने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं करना। इस सारी सूरत हाल पर आज बात करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ताल्लुक अब हमारे आने वाले दिनों के अंदर फ्यूचर पॉलिटिक्स के साथ होगा। क्योंकि अगस्त का महीना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगस्त के महीने के अंदर बहुत ही तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट होगी और ये जो एनी बॉडीज़ गेम हो सकती है, ये यूं भी हो सकती है, गेम ऐसे भी हो सकती है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन इस वक्त सियासी मसल्स का इजहार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आपको मालूम है इमरान खान साहब के दौर के अंदर मुस्लिम लीग नून पर हर तरह के जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, इंतकामी सियासत की गई, नापसंदीदा पॉलिटिकल लीडर्स को, चेयरमैन नैब को तैयबा ज़मीर गुल की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गए कि सिर्फ पैगाम आता था ख्वाजा आसिफ कल जेल में होना चाहिए,
ख्वाजा आसिफ साहब कल जेल में होते थे, पैगाम आता था कि एहसन इकबाल को पकड़ लो, एहसन इकबाल पकड़े जाते थे। फिर पैगाम आता था कि जनाब साद रफ़ीक को मुझे बाहर नज़र नहीं आना चाहिए, बड़ा तंग करता है, बहुत बोलता है, पकड़ लो। राना सनाउल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं है, मनशियात का केस डाल दो, मनशियात का केस डाल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद 3.5 साल इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहते हैं, इक़्तिदार उनके पास, इख्तियार उनके पास, प्रोसिक्यूशन उनके पास, सबूत इकट्ठा करने के लिए तमाम तर इख्तियारात उनके पास। लेकिन इन तमाम मुकदमात में इमरान खान साहब के ही टेन्योर में होने वाले ज़मानतों के आप फैसले पढ़ लें तो आपके सामने मुकम्मल तौर पर हकीकत खुल के आ जाती है कि किसी भी मुकदमे के अंदर अदालत की तरफ से बार बार कहे जाने के बावजूद इमरान हुकूमत किसी भी एक मुकदमे के अंदर ऐसे कोई ठोस सबूत अदालतों के सामने नहीं पेश कर सकी जिससे इस बात की हकीकत पता चले कि जनाब वाक़तन इन तमाम असहाब ने जिनका मैंने नाम लिया, ये किसी न किसी चोरी, किसी न किसी करप्शन, किसी न किसी डाकू, किसी न किसी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे, मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस थे। कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता। तो फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा एक अग्रेसिव बयानिए के साथ सामने आती हैं और फिर वो ताबड़तोड़ हमले करती हैं इदारों पर भी, शख्सियात पर भी, और इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के नेक्सस पर भी हैवी हैमरिंग करती हैं। इस हद तक मज़ामत होती है, इस हद तक मरियम साहिबा मज़ामती बयानियाँ उठाती हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से में ही एक खौफ की फ़ज़ा पैदा हो जाती है कि यार अगर मरियम नवाज साहिबा ने इसी तरीके से अपना अग्रेसिव बयानिया जारी रखा तो हम तो सारी ज़िंदगी कभी इक़्तिदार में नहीं आ पाएंगे। तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर मुफाहमत और मुज़ामत, ये दो ग्रुप एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और अंदर ही एक रस्साकशी शुरू हो जाती है। फिर ऐसे ही सिनेरियो में एक मरतबा जब मरियम नवाज साहिबा से इसी सूरत हाल के ऊपर बात की गई तो मरियम नवाज साहिबा ने एक तारीखी जुमला बोला जिसका मतलब था कि पावर टॉक्स टू पावर। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जब तक आपके पास पावर नहीं होगी, जब तक आप अपने मसल्स नहीं दिखाएंगे, जब तक आप अवामी ताकत को ताकतवर हलकों के सामने लाकर खड़ा नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। और फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा का ये कहना था कि अगर मज़ामत होगी तब ही मुफाहमत होगी। और फिर देखा कि मज़ामत के बाद मुफाहमत हुई, लेकिन इसी फार्मूले को अपोजिशन में आने के बाद या इक़्तिदार के आखिरी दिनों में इमरान खान साहब ने अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने पावर टॉक्स टू पावर के फ़लसफ़े पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि वो 3.5 साल इमरान खान साहब की बुरी तरीन परफॉर्मेंस, बैड गवर्नेंस, महंगाई और इंतकामी सियासत के बावजूद इमरान खान साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट वेव और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स की वेव को इस तरीके से उभारा कि पूरी की पूरी सूरत हाल ही बदल गई। वो तमाम लोग जो ये समझते थे कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार से बाहर निकलने के बाद इमरान खान साहब का ये आखिरी टर्म है मेरे समेत, तो उन सबको एकदम बहुत ही ज़्यादा हैरत का झटका लगा कि यार ये क्या हो गया। लेकिन उसकी वजह ये थी कि जो फरीक़े अव्वल था जिसने इस फ़लसफ़े की बुनियाद रखी थी पावर टॉक्स टू पावर, वो ज़रा पीछे हट गया, वो कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में आ गया। उसने ये सोचा कि यार हम अपनी सियासत की कुर्बानी दे देते हैं लेकिन हमें मईशत को और रियासत को बचाना चाहिए। इमरान खान पर अभी हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर इमरान खान पर इस मौके पर हाथ डाला तो वो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। ये जो हम इकनॉमिक अनसर्टिनिटी है ये बढ़ जाएगी। ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम इस वक्त डेवलप हो रहा है ये बढ़ जाएगा और इसके नतीजे में मईशत को नुकसान होगा, रियासत को नुकसान होगा। और ये सोचकर उन्होंने इमरान खान साहब के तमाम तर ताबड़तोड़ हमले ना सिर्फ बर्दाश्त भी किए बल्कि उनको पलट कर जवाब भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये तासुर उभरा कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि ताकत उन्होंने हासिल कर ली है और उन्होंने तमाम तर इदारों को अपने दबाव में लाने की एक कामयाब अटेम्प्ट भी की है और वो किसी हद तक उनको दबाव में ले भी आए। लेकिन उसके बाद कुछ टेबल टर्न होती है, हालात बदलना शुरू होते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो पे आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून के एक इजलास में जो परसों रात हुआ है लंदन में, जहां पर मौजूदा क़यादत भी मौजूद थी, इस बारे में फ़ैसला किया गया कि नहीं, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इनफ इज़ इनफ। और इसके साथ साथ इस बात का भी फैसला किया गया कि मरियम नवाज साहिबा को अहम तरीन जमाती जिम्मेदारी दी जाएगी और मुमकिन तौर पर उनको बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया जाएगा शहबाज शरीफ साहब की जगह। और शहबाज शरीफ साहब से कहा जाएगा कि जनाब आप वज़ारत उज़्मा संभालें,
पार्टी और पार्टी बयानिए की तश्कील की जिम्मेदारी मरीम नवाज साहिबा के ऊपर होगी। और उसके बाद इस अमल का आगाज़ होता है, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि मुस्लिम लीग नून वापस पावर टॉक्स टू पावर के फ़लसफ़े को, यानी मरीम नवाज साहिबा के हकीकी बयानिए को एक मरतबा फिर अपनाने के लिए तैयार हो चुकी है। और इसके लिए मजबूर कैसे हुई मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वो तो ये चाहते नहीं थे ना। मरीम साहिबा बैक बेंचेस पे चली गई, जो मुफाहमती ग्रुप है वो सामने आ गया और उसने आकर अपने मामलात को संभालना शुरू कर दिया, लेकिन दबाव था जो बढ़ता चला जा रहा था। और फिर नौबत यहाँ तक आई कि मरीम साहिबा को ही कहना पड़ा कि आके इंतखाबी मुहिम चलाओ। तो वो 20 हल्के जहाँ पर 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने एक सीट नहीं जीती थी, ये जो बाई इलेक्शंस हुए मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर 5 नशिस्तें जीत ली। यानी उन्होंने एक मरतबा फिर अपने बयानिए को और अपने क्रिज़्मे को साबित करने की कोशिश की। अब मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मौजूदा हुकूमत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। हमजा शहबाज साहब के मुकदमे की समाअत के आगाज़ पर ही जब उसको ख़त्म किया गया, पहले तो बुलाया गया ना दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब को, फिर जनाब नोटिस कर दिया गया हमजा शहबाज साहब को, फिर एडवोकेट जनरल को, फिर अटर्नी जनरल को, फिर यहाँ तक कह दिया गया कि अटर्नी जनरल अवेलेबल नहीं है, तो जो भी मौजूद है एडिशनल अटर्नी जनरल, डिप्टी अटर्नी जनरल, वो यहाँ पर आएँ और पेश हों। और उसके बाद समाअत के आगाज़ पर हमजा शहबाज साहब को ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अब ये ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर आइन की किस शिक के तहत बनाया गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनको ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और उसके साथ साथ जो अहम मुतालबा है जिसका कल PDM की क़यादत की तरफ से या हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत की तरफ से ऐलान किया गया था कि जनाब इस मुकदमे की समाअत के लिए अब आपको फुल कोर्ट बनाना चाहिए। अब यहाँ पर आकर सूरत हाल एक मरतबा फिर थोड़ी सी ट्रिकी हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने एक बात का फ़ैसला अब कर लिया है कि अब हमने मज़ाहमत ही करनी है। मज़ाहमत किसके ख़िलाफ़ करनी है, क्योंकि ख़ुद तो हुकूमत में है, मज़ाहमत अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं करनी। इसका मतलब ये है, मैं जहाँ तक समझा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने एक चीज़ को तय कर लिया है कि उनको आने वाले 4 से 6 हफ्तों के दौरान इक़्तिदार के ईवान से निकलना है और सड़कों पर आना है। ये बात मेरा ख्याल है कि उन्होंने तय कर ली है, क्योंकि एक पंजाब के बगैर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रहने पर किसी भी सूरत इंटरेस्टेड नहीं होगी। ये हो सकता है कि मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की जगह पर किसी और जमात का वज़ीर आज़म आ जाए। आसिफ अली ज़रदारी साहब इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बिलावल साहब को वज़ीर आज़म देखूँ। हो सकता है कुछ इस किस्म की तब्दीली आ जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून आने वाले 4 से 6 हफ्तों के दौरान इक़्तिदार में नहीं रहेगी, वो सड़कों पर होगी और अपने भरपूर मज़ामती बयानिए के साथ होगी और इसी बयानिए के साथ वो इलेक्शन में जाना चाहेगी। इसी वजह से अगर आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल भी इस बात का इजहार किया जिसके अंदर उनका ये कहना था कि हदायत पर अमल करो वरना बहरान पैदा कर दिया जाएगा। और आज डेरा इस्माइल खान में सुबह सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक मरतबा फिर यही मौक़िफ़ था कि इदारे अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, इदारों ने अपने ही हाथों से रियासत को कमज़ोर कर दिया है, इदारे अपने दायरे से बाहर निकल कर दूसरे जो इदारे हैं उनकी हदूद में मुदाखलत कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर यह इशारा अदलिया की तरफ ही है उनका, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर उनका यह कहना है कि हमारी हुकूमतें आए रोज़ अदलिया के कटहरे में खड़ी होती हैं, सियासत को सबसे ज़्यादा नुकसान इदारों ने पहुँचाया है, इस तरह मुल्क नहीं चला करते, इदारों ने अपने ही हाथों से रियासत को कमज़ोर कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जज्बात का इजहार कल रात लिबर्टी चौक पर ख़िताब करते हुए, जो इजहार तशक्कुर के लिए मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर एक गैदरिंग इकट्ठी की थी, वहाँ पर ख़िताब करते हुए साद रफ़ीक साहब ने भी इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उनका ये कहना था कि हमें हर दफ़ा दीवार से लगाया गया, हमें हर दफ़ा हमसे कुर्बानी मांगी गई, हमसे हर मरतबा जो है फ़ैसलों को मनवाया गया, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब अगर ऐसा कोशिश की गई तो फिर इलेक्शंस को भूल जाएं। फिर उन्होंने कहा कि रियासती इदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे और वो हाथ पैर चला रहे हैं। ऐसे लोगों ने ही 2018 के इंतखाबात में RTS बिठाकर हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदल कर हमारे मैंडेट पर डाका मारा था। इसका मतलब ये है इस सारी सूरत हाल का कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात जो कही जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, कमर ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से, साद रफ़ीक साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ख़ुद मरीम नवाज़ साहिबा का जो कल ट्वीट आया था,
اس میں بھی اسی طرح کی ہی بات کی گئی تھی کہ جناب اب ہم سے مزید قربانی نہ مانگی جائے، اب اگر ہم میں زبردستی ہمارے خلاف کوئی بات کی گئی تو ہم فیصلے کو ہی تسلیم نہیں کریں گے، یعنی کانفرنٹریشن اب مکمل طور پر ہوگی۔ اور اس کانفرنٹریشن کا سیاسی فائدہ تو ہوگا، اور ساتھ اس بات کا یقینی طور پر یہ اشارہ ہے کہ جناب اگر ریاست کو بچانا ہے تو یہ صرف مسلم لیگ نون کو کٹہرے میں کھڑے کر کر ریاست کو نہیں بچایا جا سکتا، باقیوں کے ساتھ بھی ریاست بچانے کے لیے باقیوں کو بھی اسی طرح کی قربانی دینی پڑے گی جس طریقے سے ہم دے رہے ہیں، تبھی ریاست بچے گی۔ اگر ریاست کی بجائے سیاست پر بات کرنی ہے تو ویل اینڈ گڈ، یہ ہے گھوڑا، یہ گھوڑے کا میدان، آپ بھی دوڑائیں گھوڑے، ہم بھی دوڑاتے ہیں گھوڑے، دیکھتے ہیں کہ کون منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ البتہ عرفان قادر صاحب جو دوست محمد مزاری صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ دے دیا ہے کہ اگر فل کورٹ نہ بنا تو کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اور کسی بھی معاملے میں اگر بائیکاٹ کر دیا جائے، اور خاص طور پر اس قسم کے معاملے جہاں پر حکومت کی قائم رہنے یا حکومت کے جانے کا تاثر مل رہا ہو، تو پھر یقینی طور پر یہ اس سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اب تلواریں تیز کر لی ہیں، گھوڑے تیار کر لیے ہیں، اور اب میدان جنگ سجنے جا رہا ہے۔ اور یہ جو پولیٹیکل میدان جنگ سجنے جا رہا ہے، یہاں پر یہ جو دو بیانیوں کی لڑائی ہوگی، عمران خان صاحب اور مریم صاحبہ کی، اس بیانیے سے ہی پتہ چلے گا کہ اگلے الیکشنز میں فتح اور شکست کس کے نصیب میں لکھی جائے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔